हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो सबसे पहले 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का प्रीमिक्स हमारा इकोनॉमी का है। 5 क्वेश्चंस देखेंगे, रैपिडली देखेंगे, वही ड्रिल रहेगी। सबसे पहले 5 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आप उनका आंसर्स करेंगे, फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इन द एंड आपका क्या काम है कि आंसर्स देखने के बाद आप उन 5 क्वेश्चंस का अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं उसी ड्रिल के साथ। उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है, जिसकी डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं 11 से 1 बजे के बीच में। अब इन लाइव क्लासेस में स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उसको भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। एमसीक्यूज का डेटाबेस प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। एफएलटीज दिए जा रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स आपके यहाँ पर बनाए गए हैं, और साथ के साथ सी सैट की मास्टर क्लास भी यहाँ पर रहेगी। सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। बट खास बात क्या है आज के उपलक्ष्य पर कि इसका प्राइस यहाँ पर स्लैश करके 7,999 कर दिया जा चुका है। ठीक है जी, तो जाइए अवेल कीजिए इस कोर्स को और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर यहाँ पर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका म्युनिसिपल बॉन्ड से रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, करेक्ट यहाँ पर आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, दोबारा से सीओडी से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हालांकि, बट एक नया करंट अफेयर, नया भी नहीं पुराना करंट अफेयर था, एक ऐसी आरबीआई की नोटिफिकेशन वहां पर देगी तो मैं सोचा चलो इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर अब आपको बताना है कि कौन कौन से बैंक्स को यहाँ पर या किन किन एंटिटीज को यहाँ पर अलाउ किया गया है कि सीओडी वो इशू कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से रिलेटेड दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। फोर्थ में बात करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ डेफिसिट, तो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कुछ टर्म्स यहां पर दी गई हैं, बताना है कि कौन सी टर्म का मतलब यहां आपको स्टेटमेंट में डाला गया है। ठीक है जी, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस ढंग से पढ़ लिए होंगे, पॉज करके हर एक का आंसर लिख लिया होगा। बस अगर अभी भी आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया है तो मैं आपको दोबारा एडवाइस करूंगा कि जाइए उस क्वेश्चन पर एक बार देखिए, थोड़ा अपनी टिप्स और ट्रिक्स को भी वहां पर यूटिलाइज कीजिए और फाइनली अपना आंसर वहां पर रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जहां पर बात हो रही थी म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। तो देखिए, बॉन्ड्स एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता ही है। पता नहीं कितनी बार तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि बॉन्ड्स कैसे इशू किए जाते हैं, क्या उसका कूपन रेट रहता है। सो बॉन्ड्स इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी एंटिटी अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो मतलब उसे कैपिटल की वहां पर जरूरत है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अक्रॉस इंडिया भी इस पर्टिकुलर टूल को वहां पर यूज करती हैं जब उन्हें इस प्रकार के अपने प्रोजेक्ट्स की फंडिंग चाहिए होती है, या अपने एंड पे प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं या अपने एंड पे कोई भी उन्होंने वहां पर काम करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए वो बॉन्ड्स इशू करेंगे क्योंकि उनके पास कैपिटल अवेलेबल तो नहीं है, सरकार से भी नहीं ले सकते डायरेक्टली। ठीक है जी, ऑलरेडी बोरो कर चुके हैं या उसके बाद जो उनको वहां पर मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, तो अब वो बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर पैसा रेज कर सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई थी। पहले में कह रहे थे कि ये जो बॉन्ड्स हैं आपके सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं ड्यू टू द डिफॉल्ट रिस्क जो कि यहाँ पर एसोसिएटेड है इसके साथ। तो भैया जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग, इसमें आपके रिटेल जो इस प्रकार के इन्वेस्टर्स रहते हैं या उस प्रकार के जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो भी इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स को वहां पर जाके खरीद सकते हैं। साथ के साथ जो आपके एफपीआईज हैं उनके लिए भी यहां पर बात रख दी गई है। सो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। सेकंड में कह रहे हैं जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स के बारे में। तो ये जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड ना एक टाइप है म्युनिसिपल बॉन्ड्स की। 2 बेसिकली टाइप्स रहती हैं, एक जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड रहते हैं, एक आपके रेवेन्यू बॉन्ड्स रहते हैं। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स बेसिकली जो बेसिक सा काम, अगर कोई सैनिटेशन का काम कहीं पर होना है पूरी सिटी में, ठीक है जी, कोई नया स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड कोई नए डस्टबिन वगैरह वहां पर लगने हैं, सफाई का काम दोबारा होना है, वाटर ट्रीटमेंट का काम दोबारा होना है, मतलब जो जनरल लेवल के काम रहेंगे उनसे रिलेटेड अगर पैसा वो रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स वहां पर इशू किए जाते हैं। बट अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, अगर उसके लिए वहां पर पैसा रेज किया जा रहा है किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, तो उन्हें हम यहां पर रेवेन्यू बॉन्ड्स कहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है और उसके आधार पर यहां हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बनता है। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। एक्सप्लेनेशन यहां पर देख लेते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड से रिलेटेड क्या है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम डेट सिक्योरिटीज भी यहां पर कहते हैं, जो कि इशू की जाती है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा, जिन्हें इस प्रकार के सभी प्रोडक्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए होती है। 2 तरह की कैटेगरीज हैं, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स, रेवेन्यू बॉन्ड्स। सबसे पहले आपके जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स है मार्केट में 1997 में यहाँ पर है। बैंगलोर पहला आपका अर्बन लोकल बॉडी था जिन्होंने यहाँ पर इशू किया था। फिर अहमदाबाद आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिन्होंने इस प्रकार की पहली पब्लिक ऑफरिंग भी यहाँ पर रखी थी। उसके अलावा इंदौर ने रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सिटी की वो लिस्ट कर दी अपनी म्युनिसिपल बॉन्ड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 2018 में। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है जो सेबी ने यहाँ पर सेट की है, कौन अपने बॉन्ड्स को यहाँ पर लिस्ट कर सकता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बात रखिए कि भैया पहली बात, जो ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज जिनकी नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव नेटवर्थ है मतलब एसेट्स हैं बट लाइबिलिटीज उससे ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। उसके अलावा
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से डेफिनेटली उन्हें अपनी रेटिंग्स भी करवानी है, तभी वो उसको लिस्ट कर पाएंगे, तभी वो वहाँ पर बॉन्ड इशू कर पाएंगे। साथ के साथ किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार के लोन में पिछले 1 साल में, और जितने प्रकार का यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, मान लीजिए अगर उन्होंने वहाँ पर 400 करोड़ का अगर वो बॉन्ड वहाँ पर इशू कर रहे हैं तो उतना उनके पास एसेट भी होना चाहिए, एसेट कवर उनके पास प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो वहाँ पर बॉन्ड इशू कर पाएंगे। और रेवेन्यू बॉन्ड के लिए क्या बोला गया कि जितना भी पैसा उस पर्टिकुलर रेवेन्यू बॉन्ड से जनरेट किया जाएगा उसको अलग से एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही यूटिलाइज किया जाएगा, बाकी चीजों के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए जो कि आपको ध्यान में भी रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पहले भी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि भैया है क्या चीज। एक तरीके का आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है। बोला जा रहा है किनको यहां पर अलाउ किया गया है कि वो इशू कर सकते हैं इस प्रकार का सीओडी, जिसे हम सीडी कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दी गई थी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, एसएफबीस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो पहले क्या था ना कि जो अगर हम बात करें, हालांकि इतना पुराना कंटेंट भी नहीं है, बट मेरे जहन या मेरे दिमाग में या मेरी नजर में अभी आया कि 2021 में इससे रिलेटेड एक नई नोटिफिकेशन आरबीआई ने यहां पर निकाली थी। ठीक है जी, उसमें अलग से इन चीजों को मॉडिफाई कर दिया गया था कि पहले क्या था, आरआरबीज को भी यहां पर अलाउ नहीं किया गया था, बट 2021 के बाद से जो वहां पर नोटिफिकेशन आई तो आरआरबीज भी सीडीज आपके वहां पर इशू कर सकते हैं। तो आरआरबी तो आपका करेक्ट है, यहाँ पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी यहाँ पर कर सकते हैं और एसएफबीज को भी यहाँ पर अलाउ कर दिया चुका है, बट कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं किया गया है। तो इसी के आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट है और ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डायरेक्शन 2021 के जो यहाँ पर रखे गए थे, जिनके आधार पर ये 3 तरीके के बैंक है जिनको यहाँ पर अलाउ किया गया है कि उस प्रकार से सीडीज वो इशू कर सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वहां पर कर सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम आरबीआई वहां पर नोटिफाई करता रहता है। ठीक है, आपके लिए ध्यान में क्या रखना है कि कौन कौन से बैंक्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप ट्रैक करोगे, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा पेपर के टाइम पे कि किसके बारे में वहां पर बात की गई थी, बट इनको डेफिनेटली आपके ध्यान में रखना है। उससे पहले क्या था कि जो आपके सीडीज इशू किए जाते थे। अच्छा, पहली बात, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है क्या चीज? एक तरीके का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि पैसों का लेन देन यहां पर हो रहा है, बट जो उसकी भरपाई होगी वो 1 साल से अंदर अंदर वहां पर हो जाएगी। ठीक है जी, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मनी मार्केट का यहां पर इंस्ट्रूमेंट है। अब हालांकि बैंक्स के पास ऑप्शन रहता है कि वो आरबीआई के पास भी जा सकते हैं रेपो रेट ऑपरेशंस के माध्यम से, बट उनको ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट भी यहां पर रखा गया कि वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वहां पर इशू कर देंगे, जो कि बेसिकली जब पैसा कोई उनके पास जमा कराएगा उसके लिए सीडी वहां पर इशू कर देंगे कि भैया ये आपके लिए टाइम पीरियड, थोड़े टाइम पीरियड के लिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम आप इसकी भरपाई कर देंगे, इतना आपको वापस कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली अब आपके इशू किए जाते हैं डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, मतलब डीमैट अकाउंट में आपके वहां पर रहेंगे और ये रजिस्टर किए जाते हैं विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें जो पहले था कि 1 लाख तक की डिनोमिनेशन का आपका मिनिमम जो डिनोमिनेशन रहेगी 1 लाख का, उसको 5 लाख कर दिया गया और 5 लाख के मल्टीपल्स में ही सीडी इशू किए जाएंगे। उसके अलावा टेन्योर की बात की गई है तो 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि 7 दिन से अंदर अंदर आप भरपाई नहीं कर सकते और 1 साल से ज्यादा भी आप यहां पर टाइम नहीं ले सकते सीडी की भरपाई करने के लिए। ठीक है जी, ऑल्सो यहां पर अगर किसी के पास सीडीज अवेलेबल है, मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने जाके बैंक को पैसा दे दिया जिसके चलते मैंने सीडी ले लिया, तो अब उस सीडी के बिहाफ पे मैं किसी और बैंक से जाके लोन नहीं ले सकता अंटिल अनलेस वहां पर आरबीआई उस चीज को परमिट ना करे स्पेसिफिकली। ठीक है जी, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड जहन में रखने हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, 3 स्टेटमेंट्स ही बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो पहले में क्या करते हैं कि 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो भैया ये स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर गलत है। उसके अलावा सेकंड में बात की जा रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि गाइड करता है इन्वेस्टर्स को कि आइडेंटिफाई करें और अप्लाई करें उन सभी अप्रूवल्स के लिए जो कि उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स वहां पर हैं। तो डेफिनेटली करेक्टली बताया गया है इसमें नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के लिए कि डेफिनेटली जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उनको बहुत सारी अप्रूवल्स वहां पर लेनी पड़ती है, जिसके चलते कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अप्रूवल्स को तो स्किप नहीं कर सकते, बट यहां पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि भैया हम उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना देते हैं कि जहां पर जाके आप सभी प्रकार के अप्रूवल्स वहां पर ले सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्टली बता रही है। थर्ड में कह रहे हैं कि द पोर्टल इज यूज्ड टू होस्ट एप्लीकेशंस फॉर अप्रूवल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बेसिकली यहां पर ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है, रीजन बीइंग कि यहां आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनकी अप्रूवल्स लेनी है तब भी आप जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी जो एजेंसीज हैं उनकी भी अगर आपको अप्रूवल चाहिए तब भी आप इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर जा सकते हैं। दोनों को ही यहां पर अलाउ कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट थी और उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो आपका पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यहां पर निकाला गया है, जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंटरनल ट्रेड जो है, ठीक है जी,
उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट द्वारा ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा ही था कि उस तरीके से कि जितने भी आपकी एप्लीकेशन इस तरीके की आती है नए बिजनेसेस के लिए जिन्हें अप्रूवल्स की जरूरत रहती है, तो उन सभी को हम एक सिंगल विंडो सिस्टम पे ले आते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, ताकि उनका कंप्लायंस बर्डन यहाँ पर कम हो जाए। अप्रूवल से स्किप नहीं करवाएंगे, बट उनके लिए थोड़ा ईजी कर देंगे कि उनको अप्रूवल लेने के लिए मल्टीपल जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, बात की जा रही है टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया। आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके जहन में हो, तभी आप इसको यहां पर आंसर कर पाएंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको फाइंड आउट करनी है। पहले में क्या कर रहे हैं कि भैया रेवेन्यू डेफिसिट क्या दिखाता है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स विद द गवर्नमेंट टू मेंटेन इट्स डे टू डे अफेयर्स। तो बेसिकली अगर हम बजट की बात, अगर हम सरकार का जो बजट वहां पर तैयार किया जाता है उसके बारे में ही बात करें, तो आपको पता है दो तरह के अकाउंट्स यहां पर बनाए जाते हैं। आपका रेवेन्यू अकाउंट रहता है और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट रहता है। रेवेन्यू अकाउंट में बेसिकली जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस के खर्चे वहां पर किए जा रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या, जिसमें आपकी फ्यूचर प्रोजेक्शन से रिलेटेड बड़े एसेट्स क्रिएट करने के लिए खर्चे वहां पर किए जा रहे हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू अकाउंट में खर्चे तो आएंगे, साथ साथ इनकम भी आएगी, जो डे टू डे ऑपरेशन से वहां पर इनकम जनरेट कर रहे हैं, टैक्सेस के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से। कैपिटल अकाउंट में भी आपकी फिर कुछ इनकम आएगी। कैसे आ सकती है कि आपने किसी को धार दिया है, सरकार ने मतलब किसी को धार दिया है, तो उस उधार से इंटरेस्ट पेमेंट आएगी, तो मतलब एक एसेट ने उन्हें रिटर्न करके जनरेट किया, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में आएगी। बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी जरूरी है। तो रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्या बताता है कि डे टू डे बेसिस पर सरकार का कितना खर्चा है और कितना उनकी आमदनी है, उसका जो डिफरेंस यहां पर रहेगा। तो डेफिनेटली करेक्टली बता रहा है कि जो भी शॉर्टेज रहेगी ऑफ द फंड्स विद द गवर्नमेंट टू मेंटेन उनके डे टू डे अफेयर्स, वो आपके रेवेन्यू डेफिसिट वहां पर दिखाएगा। सेकंड में बात हो रही है प्राइमरी डेफिसिट के बारे में कि पॉइंट आउट्स टू द रिकवरिंग फिजिकल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये भी आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम इस पूरे कैसी कैलकुलेशन की जाती है, जब उसको डिस्कस करेंगे तब आपको यहां पर समझ में आएगा, ठीक है। उसको मैं आपको उस पिक्चर के साथ वहां पर समझाऊंगा। थर्ड में जो बात हो रही है प्राइमरी डेफिसिट, इट इज अराइव्ड बाय डिडक्टिंग द इंटरेस्ट पेमेंट जो वहां पर रखी जा रही है, कि मतलब सरकार ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पहले उधार लिया ही होगा, ठीक है। अब सरकार चेंज होगी तो ऐसा तो है नहीं कि उधार वहां पर मना कर देंगे कि हम तो उसकी भरपाई नहीं करेंगे, या उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है जिसे हम इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं वो यहां पर नहीं करेंगे, वो भी उनके लिए खर्चा ही है। तो ये जो प्राइमरी डेफिसिट है, जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स निकाल देते हैं तब हम प्राइमरी डेफिसिट पर यहां पर पहुंच जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट थी और उसी के हिसाब से डी जो आपका आंसर था वो यहां पर करेक्ट था। आइए एक बार देखते हैं। एक तरीके की एक बेसिक सी शीट है जो कि बजट में भी वहां पर दिखती है कि सबसे पहले क्या बताया कि रेवेन्यू रिसीट्स कि डे टू डे जो आमदनी हो रही है टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स के थ्रू। फिर बता रहे हैं यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स में यहाँ पर क्या बात रखी गई है कि पहली बात कुछ रिकवरी हो रही है लोन्स की, कि उधार दिया गया तो वो वापस आ रहा है। उसके अलावा बाकी जो रिसीट्स यहाँ पर जनरेट हो रही है डिसइन्वेस्टमेंट वाली जो हो सकती है कि सरकार ने अपना स्टेक किसी को बेच दिया, तो वो भी आपका कैपिटल रिसीट में जाएगा। सो एक तरीके से कितनी टोटल अर्निंग हो रही है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 1+4 करके। अब ये जो उधार लिया जा रहा है बोरोइंग्स और जो बाकी लायबिलिटीज हैं, ये भी हमारा कैपिटल रिसीट का ही यहाँ पर हिस्सा बन जाता है। वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर में अगर हम बात करें कि डे टू डे खर्चे कितने हैं, वो आपके रेवेन्यू अकाउंट में यहां पर डाले गए हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी की जा रही हैं वो आपके अलग से यहां पर बताई गई हैं। ग्रांट्स जो यहां पर दी जा रही है इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ सच काइंड ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो यहां पर आपको मेंशन किए गए। अब ये जो पर्टिकुलर हिस्से हैं 11th और 12th, ये आपका 10th का ही यहां पर पार्ट है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ विच इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है और ग्रांट्स वहां पर कितने दिए जा रहे हैं कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए, तो ये भी आपका रेवेन्यू अकाउंट में यहां पर जाता है। उसके अलावा जो केपेक्स के ऊपर बाकी खर्चा किया जा रहा है वो आपका कैपिटल अकाउंट में यहां पर जा रहा है, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर दो पार्ट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स और जो ग्रांट्स वहां पर दी जा रही हैं कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए, वो आपकी रेवेन्यू अकाउंट में डाली जाती है। उसके अलावा जो केपेक्स के ऊपर खर्चा किया जा रहा है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब बात आती है कि भैया ये जो टाइप्स ऑफ डेफिसिट है उनकी कैलकुलेशन यहां पर कैसे होती है। तो आइए दोबारा इसके ऊपर यहां पर आते हैं, इरेज कर देते हैं जो यहां पर लिखा था। सबसे पहले देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो वो क्या कह रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट में सिंपल सी बात क्या रखेगी कि टोटल खर्चा यहां पर कितना हो रहा है, ठीक है जी। टोटल खर्चा यहां पर कितना हो रहा है और टोटल इनकम यहां पर कितनी है। तो जो इनकम हम यहां पर देख रहे हैं उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स यहां पर डाली गई हैं, सेकंड और थर्ड को जो ऐड करके यहां पर आ रहा है वो तो हम इंक्लूड करेंगे। साथ साथ जो कैपिटल रिसीट्स में जो 7th पार्ट है उसको हम यहां एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि ये तो उधार लिया जा रहा है ना, ये अर्निंग थोड़ा है सरकार की, ये तो उधार ले रही है अपना खर्चा पूरा करने के लिए। तो कैपिटल रिसीट्स में से हम इन दोनों कंपोनेंट्स को ही यहां पर रखेंगे। मतलब 9 जो आपका इस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर जो यहां पर था, कितना खर्चा टोटल किया गया है, -1 + 5 + 6, ठीक है जी। 1 + 5 + 6, उससे हम क्या कहेंगे कि भैया हम यहां अपने इस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट पर पहुंच चुके हैं, जो कि आपको यहां पर बताया भी गया है, ठीक
ठीक है, अगली बात करते हैं। फिर यहां पर बात की जा रही है रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या कि डे टू डे खर्चे कितने हो रहे हैं, डे टू डे इनकम यहां पर कितनी आ रही है। तो उसमें आपको सिंपली बता दिया गया है कि रेवेन्यू सीट्स जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसको यहां पर हाईलाइट कर रहा है। फिर उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है वो आपका 10th पॉइंट यहां पर हाईलाइट कर रहा है। तो 10-1 आपका डायरेक्टली रेवेन्यू डेफिसिट को यहां पर दर्शाएगा कि डे टू डे बेसिस पर कितने खर्चे यहां पर किए जा रहे हैं। फिर यहां पर बात आती है प्राइमरी डेफिसिट की। तो देखिए प्राइमरी डेफिसिट कम होना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका कम होता जा रहा है तो मतलब यहां जो सरकार के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स है ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लोन्स की, वो यहां पर कम होती जा रही है। सरकार अपना उधार यहां पर चुका रही है। बट अगर प्राइमरी डेफिसिट भी उस तरीके से बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो वही बात रखिए कि आपने क्या किया, फिस्कल डेफिसिट में से जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट थी आपने उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, आपने उसको बाहर निकाल दिया, उससे आपको क्या पता लग गया कि सरकार के अब ये नेट खर्चे हैं। पुराने उधार को निकाल दीजिए, जो उसकी भरपाई हो रही है वो तो अलग चीज है, बट अभी नेट जो करंट सरकार खर्चे कर रही है वो इस हिसाब से। तो प्राइमरी डेफिसिट का भी यहां पर कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें करंट स्टेज के बारे में पता लगता है कि सरकार करंटली किस प्रकार से यहां पर काम कर पा रही है। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो जाए। उसके अलावा फिर फाइनल जो आपका एक और आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उसमें हम क्या बोलते हैं कि 15-12, कि यहां पर जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट था उसमें से अब ये जो पर्टिकुलर चीज है जिसके आधार पर ग्रांट्स दी जा रही हैं, 12th पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, जिसके आधार पर यहां पर ग्रांट्स दी जा रही है कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए, आप उसको भी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपकी कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए हो रहा है। हाँ ना, जो कैपिटल अकाउंट में चाहिए था बट अभी भी आपका रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यहां पर दिखाया जाता है, तो उसके आधार पर इसको भी बाहर निकाल ताकि हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यहां पर निकाल सके। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है जो कि यहां पर की जाती है सरकार द्वारा अपनी टाइप ऑफ डेफिसिट से रिलेटेड, और हर एक की अलग अलग इंपॉर्टेंस है जो कि आपको बेसिकली इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में भी यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मार्केट सिस्टम जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बायर है किसी एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस के लिए, जिसकी वजह से उस बायर के पास सिग्निफिकेंट पावर यहां पर आ जाती है डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। बेसिकली इस मार्केट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली ऑल दो सिंपल हैं, दोनों में से आपका कोई एक ही यहां पर होगा। ठीक है जी, एंड मोस्टली मोनोपोली यहां पर होगा क्योंकि हम सिस्टम को यहां पर डिफाइन कर रहे हैं ना कि उसकी प्रोसेस को। तो डी तो आप इजीली यहां पर रूल आउट कर दोगे। बट अगर हम बात करें मोनोपोली और मोनोप्सोनी के बारे में, ओलिगोपोली में क्या रहता है कि आपके बेसिकली बड़े बड़े बायर्स वहां पर है बट लिमिटेड है। ठीक है जी, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल बहुत ईजी हो रहा है, कार्टेलाइजेशन वहां पर हो रही है। मोनोपोली में बेसिकली क्या कहा जाता है कि यहां जो सेलर है, मोनोपोली में बेसिकली हम सेलर की साइड की स्टोरी यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर गुड से रिलेटेड अगर एक ही सेलर वहां पर मार्केट में अवेलेबल है तो वो इजीली उस पर्टिकुलर गुड की सप्लाई को वहां पर कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है जी, बट मोनोप्सोनी में हम क्या बात करते हैं कि जब वहां एक ही बायर है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कितनी रहेगी वो उसको जब कंट्रोल कर पाएगा तो हम कहेंगे भैया ये मोनोपोली का मार्केट सिस्टम यहां पर क्रिएट हो चुका है। तो वही चीज अब आपसे यहां पर पूछी गई थी और उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहां हमारी करेक्ट ऑप्शन है। उससे रिलेटेड आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दी क्या डिफरेंस है, क्या बेसिकली मोनोपोली और मोनोपोली के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग एंटिटीज का डिफरेंस है, जो आपका सिंगल बायर यहां पर रहेगा, ठीक है जी, जो कि पूरी मार्केट को इस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, उसकी पूरी चीज को यहां पर कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे भैया ये मोनोपोलाइज्ड आपकी इस प्रकार की मार्केट क्रिएट हो चुकी है। बट अगर आपका इंडिविजुअल ही यहां पर सेलर रहेगा कि जो कि सप्लाई को यहां पर कंट्रोल कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे ये जो पूरी मार्केट है मोनोपोली मार्केट यहां पर बन चुकी है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भरा। आई होप आपने सभी इन क्वेश्चंस को यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। और आने वाले समय में नेक्स्ट वीक से हम यहां पर रोड टू प्रीलिम्स यहां पर शुरू कर देंगे। ठीक है जी, जैसे कि लास्ट ईयर अगर आपको याद रहेगा हमने 75 डेज का प्रीलिम्स का एक नया इनिशिएटिव वहां पर शुरू किया गया था, जिसमें आपकी काफी अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस हम उठा रहे थे, पेड कंटेंट से थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठा रहे थे, टेस्ट सीरीज होगी, क्रैश कोर्स हो गया, ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरीके से हम इन दोनों कोर्सेज में भी अपनी चीजें कवर कर रहे हैं। तो उस आइडिया को आपको दिखाने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए रोड टू प्रीलिम्स आपका अगले हफ्ते से यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन डेली डिस्कस किए जाएंगे और बेहतर तरीके से और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। सो आई होप सभी चीजें यहाँ पर समझ आ गई हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप वहां पर यूज कर सकते हैं, बट अपना स्कोर भी जरूर वहां पर मेंशन करना। और प्रीलिम्स का समय नजदीक आ रहा है तो भैया प्रिपरेशन का गियर भी उस हिसाब से यहां पर चेंज कर दीजिए। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।